अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ सेकंड ईयर और यूनिट है हमारे पास सेवन्थ। वेक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारे पास एक्सरसाइज है 7.3। इसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 तक है हम एक्सरसाइज 7 को सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट इस एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम अपने लेक्चर्स के दौरान सॉल्व करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से देखिएगा एक्सरसाइज है 7.3 और क्वेश्चन नंबर है उसका 7th। स्टेटमेंट है हमारे पास शो दैट, यहाँ से देखें 7th क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्राम इट्स वर्टिसेस। हमने साबित ये करना है कि किसी भी कायमत ज़ाविया मसलस यानी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज यानी वतर का हाफ लें, उसका मिड पॉइंट लें, तो वो मिड पॉइंट बाकी तीनों वर्टिसेस से हम फासला होगा यानी इक्वी डिस्टेंट होगा। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का तो हमने मिड पॉइंट लेना है, वो मिड पॉइंट उसके दोनों किनारों से हम फासला होगा। जस्ट हमने चेक करना है कि वो जो थर्ड वर्टिक्स है ट्राइंगल का, क्या उससे उसका डिस्टेंस एक जैसा है या नहीं। तो साबित हम ये करेंगे कि किसी हाइपोटेन्यूज के ऊपर मिड पॉइंट जो है वो उसके तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट होता है। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल विद वर्टिसेस ओ ए एंड बी। स्टूडेंट, हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास प्लेन में एक राइट एंगल ट्राइंगल है और कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास है उसके लिए पॉइंट्स ओ ए बी, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास ओ के 0 0 होते हैं, जबकि ए का लेट हमने फ़र्ज़ किया है कि ए एंड 0 है। पॉइंट बी के वर्टिसेस होंगे हमारे पास 0 एंड बी। यानी जो पॉइंट ए है वो हमने अलोंग द एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है। तो जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो जस्ट उसका एक्स कंपोनेंट हमें पता होता है, जबकि वाई कंपोनेंट उसका 0 होता है। इसी तरह बी पॉइंट जो है वो हमने वाई एक्सिस के ऊपर लिया है, तो उस वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 होगा, जबकि वाई कंपोनेंट उसका हमने फ़र्ज़ किया है कि उसकी वैल्यू बी है। तो हमारे पास यहाँ से देखें, शुरू से कंसीडर हमने किया है, कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल विद वर्टिसेस ओ ए एंड बी। राइट एंगल एट ओ यानी ओ के ऊपर राइट एंगल बनता है। देन मिड पॉइंट पी ऑफ ए बी जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, तो उसका हमने मिड पॉइंट लेना है। स्टूडेंट, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं मिड पॉइंट का। दो पॉइंट्स जिनका आपने मिड पॉइंट लेना हो, हम उन दोनों पॉइंट्स के एक्स कंपोनेंट्स आपस में ऐड करते हैं और वाई कंपोनेंट्स आपस में ऐड करते हैं और दोनों को डिवाइड करते हैं 2 पे। यानी हम एक्स कंपोनेंट में एक्स को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, वाई कंपोनेंट में वाई को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं a/2 एंड b/2। ये हमारे पास दो उसके कंपोनेंट्स हैं। और हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है वो ओ ए है, और ओ ए के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास बनेंगे ए आई कैप प्लस 0 जे कैप। यानी जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर हम उनके साथ आई जे एंड के कैप यूनिट वेक्टर्स लगा दें तो वो हमारे पास वेक्टर्स बन जाते हैं। तो स्टूडेंट, हमने ओ से ए तक का एक पोजीशन वेक्टर ओ ए ड्रा किया है और उसकी वैल्यू आ रही हमारे पास ए आई कैप प्लस 0 जे कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ वी हमारे पास होगा, वो हमारे पास होगा उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 है, तो उसके साथ हम लगाएंगे 0 आई, और वाई कंपोनेंट उसका बी है, उसके साथ लगाएंगे बी जे। तो ये बनेगा 0 आई प्लस बी जे विच इज़ इक्वल टू बी जे। नाउ अब हम निकालते हैं ए पी। हमने डिस्टेंस निकालना है ए पी, जो कि हमारे पास होगा ए से पी के दरमियान डिस्टेंस, यानी मिड पॉइंट पी का अपने वर्टिक्स ए से डिस्टेंस। तो ए पी निकालने के लिए हम निकालेंगे पी पॉइंट में से ए पॉइंट्स के कंपोनेंट्स को माइनस कर देंगे, फिर हम इन्हें सॉल्व करेंगे। देखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ पी माइनस ओ ए। ओ पी हमारे पास है a/2 आई प्लस b/2 जे माइनस
AI, हमने इनको आपस में माइनस कर लिया। तो माइनस करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आता है -A/2I प्लस B/2J। अब हम इस पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, AP की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका ये है कि हम x कंपोनेंट्स का स्केयर लेते हैं प्लस y कंपोनेंट का स्केयर और सारे का अंडर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है A² प्लस B² अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 जी। इसके बाद है हमारे पास BP। तो BP निकालने के लिए हम पोजीशन वेक्टर P में से पोजीशन वेक्टर B को माइनस करेंगे। हमारे पास फाइनल आंसर आएगा A/2I माइनस B/2J। तो A/2I होगा यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट यूनिट वेक्टर और माइनस B/2J होगा। तो BP की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड की हमने, वो हमारे पास आ रही A² प्लस B² अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट, हम P पॉइंट का 2 वर्टिसेस के साथ डिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं, यानी हमने P का A से डिस्टेंस और P पॉइंट का B से डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। लास्ट हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है उसका P पॉइंट का डिस्टेंस O के साथ। तो अब हम फाइंड करेंगे OP फाइंड करने के लिए हम P पॉइंट में से O को माइनस करेंगे। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि P के वर्टिसेस, P के कोऑर्डिनेट्स में से अगर O के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि O की वैल्यूज़ हैं 0 0s। तो ज़ीरोज़ अगर माइनस भी करेंगे तो P पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास OP की जो वैल्यू है वो हमारे पास है A/2I और प्लस B/2J। तो हम उनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए उनके स्केल लेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर थर्ड इक्वेशन में स्टूडेंट देखिएगा A² प्लस B² अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास थर्ड जो है वो डिस्टेंस आ चुका है। अगर हम तीनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इट फॉलोज दैट AP इज़ इक्वल टू BP एंड BP इज़ इक्वल टू OP। इट्स मीन कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। हैंस वी कैन से दैट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्राम OA एंड B द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी OA एंड B राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। स्टूडेंट, तो हम साबित कर चुके हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के ऊपर कोई पॉइंट, मिड पॉइंट, उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से हम फासला होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन है, हम उसे प्रूव कर चुके हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। किसी भी ट्राइंगल की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, वो आपस में कंकरेंट होते हैं, यानी किसी एक पॉइंट पे मैच करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, टच करते हैं। स्टूडेंट, ये जो थ्योरम है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 9th क्लास के थ्योरम्स हैं यूनिट नंबर 12 के, और उनमें से ये थ्योरम है हमारे पास 12.3। तो वहाँ भी हम इस स्टेटमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, कि किसी ट्राइंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए जाएं तो वो आपस में कंकरेंट होते हैं। तो सोल्यूशन देखिएगा, लेट वी सपोज दैट हमारे पास पॉइंट A, B एंड C हैं, जिनकी वजह से हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है ABC। हर एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमने उनके पोजीशन वेक्टर लिए हैं स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। Be the vertices of triangle with position vectors a, b and c respectively. Take the point of intersection of perpendicular bisectors of AB and AC as the origin. यानी AB और AC जो है हमारे पास, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम एज ए ओरिजिन मानेंगे। जॉइन O टू D, हम O को D से मैच कर देंगे। द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी हम थर्ड साइड जो हमारे पास BC होगी उसके मिड पॉइंट के साथ मैच कर देंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। O से A तक जो पोजीशन वेक्टर है वो A है। O से B की जानिब पोजीशन वेक्टर स्मॉल b से ज़ाहिर करेंगे।
और ओ से सी की जानब जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम कहेंगे स्मॉल सी। जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो हैं वो पोजीशन वेक्टर्स हैं सेंट्रल पॉइंट ओ से ए बी और सी की जानब। इसके बाद हमारे पास सोल्यूशन है इसका। ओडी जो है वो हमने लिया है मिड पॉइंट पे लिया है, ट्राइंगल के मिड पॉइंट पे हमने ओडी लिया। यहाँ पे बीसी का मिड पॉइंट है हमारे पास ओडी, तो अब हम ओडी की वैल्यू लिखने लगे हैं। सो दैट ओडी इज इक्वल टू 1/2 बी प्लस सी, यानी बी और सी को अगर हम ऐड करें तो उनका हाफ लें यानी उसका मिड पॉइंट लें तो हमारे पास ओडी आता है। अब हम बाकी दोनों साइड्स के भी मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। ओ ई जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट होगा और उसकी वैल्यू है 1/2 ए प्लस सी, और ओ एफ है हमारे पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यानी ये जो साइड पे 2 हैं ये उनको डिवाइड करने के लिए लिखें 1/2 इंटू ए प्लस बी। यानी हम हमारे पास स्टूडेंट वही मेथड है, मिड पॉइंट फार्मूले के ज़रिए ही हम इन मिड पॉइंट्स को फाइंड कर रहे हैं। जो दो एंड पॉइंट्स हों उनको ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो मिड पॉइंट हमारे पास हासिल हो रहे हैं। डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स के जो डी ई एंड एफ जो हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं। जी तो स्टूडेंट हम ओ ई निकालते हैं और उसके बाद सी ए जो हैं वो उनको फाइंड करते हैं। ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास ओ ई और सी ए आपस में परपेंडिकुलर हुए तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आना चाहिए। तो हम इनको डॉटली मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू ए प्लस सी, फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए माइनस सी के साथ विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमने उसको ज़ीरो के इक्वल पुट किया। स्टूडेंट इन्हें सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है -c² प्लस a² इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और अगर यहाँ से -c² दूसरी साइड पे लेके आएँ तो हमारे पास आंसर आता है a² इज़ इक्वल टू c², और हम इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड फिर हम सिमिलरली ओ एफ लेते हैं। ओ एफ एंड ए बी आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ए बी और ओ एफ आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम इन्हें डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आता है a² इज़ इक्वल टू b²। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आता है कि a² जो है वो b² के इक्वल है और b² जो है वो a² के इक्वल है, और सिमिलरली c जो है वो a² के इक्वल है। तो यहाँ से देखें b² इज़ इक्वल टू c² और b माइनस सी डॉट b प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आता है ज़ीरो। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ओडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। तो यहाँ से हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो थर्ड हमने साइड ली थी, थर्ड साइड का मिड पॉइंट मिलाया था ओ के साथ, वो भी उस साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी ओडी जो है वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट हमारे पास तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर हमें पता है। ओ ई जो है वो सी ए का परपेंडिकुलर है, ओ एफ ए बी का, और लास्ट पे ओ डी जो है वो बी सी साइड का परपेंडिकुलर है। इट्स मीन के तीनों परपेंडिकुलर जो हैं वो पॉइंट ओ के ऊपर मिलते हैं। दस द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो हम कह सकते हैं कि तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, वो एक पॉइंट ओ के ऊपर मैच करते हैं, इसलिए वो आपस में कंकरेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो हम जानते हैं ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स भी कंकरेंट होते हैं, ये हम ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं। यूनिट नंबर 17 क्लास 9th क्लास की मैथ्स का यूनिट नंबर 17 है और उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 17.2। उसमें हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स आपस में कंकरेंट होते हैं। स्टूडेंट हम इनको वेक्टर्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि किसी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स भी आपस में कंकरेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के लिहाज से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट द टू एल्टीट्यूड्स BM एंड CN मीट एट O। हमारे पास दो साइड्स हैं, उनके हमने एल्टीट्यूड्स लिए। पहला एल्टीट्यूड हमारे पास BM है और दूसरा एल्टीट्यूड जो है वो हमारे पास CN है। तो दोनों आपस में O पॉइंट के ऊपर मैच करते हैं और उसके बाद जो है वो हम O पॉइंट को A से मिला देते हैं। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B एंड C आर। OA का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम स्मॉल a से ज़ाहिर करेंगे, OB को स्मॉल b से, और OC का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c से ज़ाहिर करेंगे। स्टूडेंट अगर हमने BC फाइंड करना है तो हमारे पास ये आंसर आएगा C माइनस B। अगर हमने CA फाइंड करना है तो हमारे पास आंसर आएगा A माइनस C, और AB फाइंड करते वक्त हमारे पास आंसर आएगा B माइनस A। ये हमने वेक्टर्स के ज़रिए जो है वो हमने BC वेक्टर, फिर उसके बाद CA वेक्टर और लास्ट पे AB वेक्टर्स फाइंड किए हैं। सिंस वेक्टर OB एंड CA आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, इस वजह से इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल होगा। तो हम लेते हैं OB डॉट OA इज़ इक्वल टू ज़ीरो। OB को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल b से, डॉट OA जो है वो हमारे पास उसका आंसर है A माइनस C, और फाइनल हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो B डॉट A माइनस B डॉट C इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये माइनस वाली रकम दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आता है B डॉट A इज़ इक्वल टू B डॉट C। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। सिमिलरली OC और AB जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम लिखेंगे OC डॉट AB इज़ इक्वल टू ज़ीरो और इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। OC की वैल्यू है C और AB की वैल्यू हमारे पास B माइनस A। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है ज़ीरो। CB माइनस CA इज़ इक्वल टू ज़ीरो। माइनस वाली रकम दूसरी साइड पे जाके प्लस होगी, तो ये हमारे पास बनेगा C डॉट B इज़ इक्वल टू C डॉट A। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम कंक्लूड करते हैं कि B डॉट A इज़ इक्वल टू है C डॉट A के। सिमिलरली B डॉट A माइनस C डॉट A इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और अगर हम यहाँ से A को कॉमन ले लें तो A बाहर आएगा, बाकी हमारे पास रकम बनेगी A डॉट B माइनस C इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इट्स मीन A जो है ये रिप्रेजेंट करता है OA को, जबकि B माइनस C रिप्रेजेंट करता है CB को। इट्स मीन कि जो तीसरा हमारे पास एल्टीट्यूड है वो भी परपेंडिकुलर है। OA जो है वो परपेंडिकुलर है CB के ऊपर, which shows that vectors OA and CB are perpendicular, hence all the altitudes of triangle are concurrent। तो ट्राइंगल के तमाम एल्टीट्यूड्स आपस में concurrent हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। किसी सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल जिसे हम सर्कम एंगल कहते हैं। स्टूडेंट ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर बनने वाला एंगल जो है वो सर्कम एंगल कहलाता है। तो जब भी आप किसी सेमी सर्कल के अंदर एंगल ड्रा करेंगे तो वो हमारे पास राइट एंगल होता है जब हम उसको सर्कम एंगल के तौर पे ड्रा करते हैं। और हमने यहाँ प्रूव करना है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल, कि सेमी सर्कल के अंदर यानी सर्कम एंगल जो बनेगा वो राइट एंगल होगा। लेट अस कंसीडर अ सेमी सर्कल विद एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर एज ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल a से। जो B होगा वो हमारे पास माइनस A के इक्वल होगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। विद सेंटर एट O, लेट P बी द एनी पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल, यानी सर्कल की बाउंड्री के ऊपर P कोई एक पॉइंट है। देन इक्वल रेडियाई, तो हम जानते हैं कि अगर हम उसके रेडियस लें तो तमाम रेडियस आपस में इक्वल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं OP जो है वो इक्वल है OA के और OB के। तो AP हम मालूम करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे R में से A को माइनस करेंगे, BP फाइंड करने के लिए R में से माइनस A को माइनस करेंगे, तो वो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा R प्लस A। अब हम इन दोनों साइड्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे चेक करने के लिए कि क्या इनकी वजह से बनने वाला एंगल राइट एंगल है या नहीं है। स्टूडेंट ये देखिएगा, A से P की जानब जो हमारे पास
साइड है और बी से पी की जानब जो हमारे पास साइड है, हमने ये साबित करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो इनको परपेंडिकुलर साबित करने के लिए हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आए तो इसका मतलब होगा ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ए पी डॉट बी पी इज़ इक्वल टू, उनके हम पोजीशन वेक्टर्स की शक्ल में लिखेंगे आर माइनस ए डॉट आर प्लस ए। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो आर डॉट आर प्लस आर डॉट ए माइनस ए डॉट आर माइनस ए डॉट ए। स्टूडेंट हम जानते हैं जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है वो स्केयर के इक्वल होता है, जबकि ये जो दो ऑपोजिट प्रोडक्ट हैं आर माइनस आर डॉट ए एंड माइनस ए डॉट आर, ये दोनों जो हैं वो हम जानते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है डॉट प्रोडक्ट में। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास आर डॉट आर की जगह आएगा आर स्केयर और ए डॉट ए की जगह आएगा ए स्केयर। तो हम लिखेंगे आर स्केयर माइनस ए स्केयर। तो ए आर की जगह भी हम ए लिख सकते हैं क्योंकि रेडियस जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, चाहे हम रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करें चाहे ए से। तो हमने आर की जगह भी ए लिखा, तो ए स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। इट्स मीन के दो वेक्टर्स का हमने प्रोडक्ट लिया और वो ज़ीरो आता है और वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर ए पी और बी पी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल राइट एंगल होता है। ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी पी, दस एंगल ए पी बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। इट्स मीन के सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल राइट एंगल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। स्टूडेंट हम जानते हैं ये कॉज का फंडामेंटल लॉ है, प्लस का एडिशन के लिहाज से कॉज का फंडामेंटल लॉ है हमारे पास, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 10 में। इसे हमने वेक्टर्स के ज़रिए प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे अहम जो है हमारे पास इसके डायग्राम है। अगर हम इसकी डायग्राम परफेक्टली ड्रा कर लें तो इसको प्रूव करना आसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो फोकस करें, हमारे पास जो डिजिट्स दिए गए हैं यानी जो सिंबल्स हैं हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा हैं। इट्स मीन कि हमें दो वेक्टर्स की ज़रूरत होगी इसको प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे यानी कार्टेशियन प्लेन लेंगे। कार्टेशियन प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम वेक्टर ड्रा करेंगे ओ से ए और इसको पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए से ज़ाहिर करेंगे। इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा स्टूडेंट हम इसे अल्फ़ा का नाम देंगे। तो फर्स्ट वेक्टर और फर्स्ट एंगल जो है वो हम ड्रा कर चुके हैं। इसके बाद हमने जो है वो सेकंड एंगल ड्रा करना है, सेकंड वेक्टर ड्रा करेंगे, लेकिन हम उसको लेके जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ओ बी ड्रा किया है और उसका जो एंगल एक्स एक्सिस के लिहाज से है वो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो वो आएगा हमारे पास माइनस बीटा। स्टूडेंट ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 यानी कॉज का फंडामेंटल लॉ प्रूव करने के लिए हमें ये ख़ास किस्म की करैक्टरिस्टिक डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो इसमें जो एंगल है इसको माइनस में ड्रा करना पड़ेगा, यानी हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजर करें फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये माइनस बी बनेगा, सॉरी माइनस बीटा बनेगा। तो दोनों एंगल्स हम ड्रा कर चुके हैं अल्फ़ा एंड माइनस बीटा। Let A and B be unit vectors in xy plane making angle alpha and minus beta with the positive x-axis respectively so that the angle between them is, यानी उन दोनों के दरमियान जो टोटल एंगल बन रहा है वो एंगल AOB है और वो उस वक्त आएगा जब हम दोनों एंगल अल्फ़ा और बीटा को ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट अल्फ़ा जो है वो हमारे पास है पॉजिटिव और बीटा जो है वो हमारे पास डायरेक्शन के लिहाज से माइनस में है। तो देखें हमारे पास ए यूनिट वेक्टर जो होगा अगर हम इसको पोलर प्लेन में ज़ाहिर करें, स्टूडेंट देखें हम वेक्टर को दो तरह से ज़ाहिर करते आए हैं। एक तरह से तो मैं आपको बताता हूँ, हमने लिखा था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वो हमने कार्टेशियन प्लेन को वेक्टर की शक्ल में रिप्रेजेंट किया था। जी
तो वेक्टर्स को ड्रा करने के अभी तक हमने दो तरीके पढ़े हैं। देखें, एक तरीके में हम ये करते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ आई और जे यूनिट वेक्टर लगा के उन्हें ऐड कर लेते हैं। मसलन हमने लिखा था एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप, इस तरह से जाहिर करते हैं। स्टूडेंट, अगर उसी वेक्टर को पोलर प्लेन में जाहिर करना हो तो हम जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसमें लगाते हैं कॉस थीटा, तो उसकी जगह लिखेंगे हम कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये हम पोलर प्लेन में इसको जाहिर करने का तरीका सीख चुके हैं। तो हम इस वेक्टर ए को जाहिर करेंगे पोलर प्लेन में, तो ए इज इक्वल टू कॉस एल्फ़ा आई प्लस साइन एल्फ़ा जे। जो हमारे पास वाई कंपोनेंट होता है उसे हम साइन एल्फ़ा से जाहिर करेंगे, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू कॉस एल्फ़ा आई प्लस साइन एल्फ़ा जे, और बी जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करेंगे कॉस माइनस बीटा आई प्लस साइन, एंगल की जगह लिखेंगे माइनस बीटा जे। तो आप जानते हैं जो कॉस के एंगल के साथ अगर माइनस हो तो वो जज़ब हो जाता है, यानी उसमें सॉल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा और बाहर नहीं आएगा। तो कॉस के एंगल के साथ अगर माइनस भी हो तो हम उसे प्लस में लिख सकते हैं, तो हम कॉस माइनस बीटा की जगह लिखेंगे कॉस बीटा आई। लेकिन स्टूडेंट, हम जानते हैं साइन और टैन में अगर एंगल के साथ माइनस हो तो वो माइनस बाहर निकल आता है। तो यहाँ लिखा हुआ है साइन इंटू माइनस बीटा जे, उसकी जगह हम माइनस जो है वो बाहर निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे माइनस साइन बीटा जे। तो ये हमारे पास बी का जो है वो रिलेशन बन रहा है कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। तो ये हमारे पास बी वेक्टर का जो है वो रिप्रेजेंटेशन है उसकी। तो ये नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कॉस के एंगल के साथ अगर माइनस हो तो वो प्लस ही हो जाती है, लेकिन अगर साइन के एंगल के साथ माइनस हो तो वो बाहर निकल आती है। इसके बाद हम लेंगे इन दोनों वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट, तो हम लेंगे बी डॉट ए। तो बी डॉट ए इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे बी वेक्टर यानी कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे डॉट कॉस एल्फा आई प्लस साइन एल्फा जे। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जब भी किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ वेक्टर्स इनटू कॉस थीटा के। तो हम लिखते हैं, ये देखिए मैं दोबारा से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर हमारे पास वेक्टर ए एंड बी हों तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हमारे पास वेक्टर्स हैं बी एंड ए, हमने बी डॉट ए लिया, तो दूसरी साइड जो हमारे पास उसकी राइट हैंड साइड आएगी वो हमारे पास होगी बी मॉड डॉट ए मॉड कॉस, और एंगल जो होगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। जी स्टूडेंट, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, बी मॉड जो है वो भी हमारे पास 1 आएगा, ए मॉड उसकी वैल्यू भी 1 आएगी क्योंकि ये जस्ट पोजीशन वेक्टर हैं और यूनिट वेक्टर्स हैं, और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास राइट हैंड साइड पे था, हमने उसको लेफ़्ट साइड पे लिख लिया है। जबकि ऊपर जो दी गई स्टेटमेंट है बी डॉट ए, इसको हम सॉल्व करेंगे। वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका ये है कि आई के जो साथ वैल्यूज़ हों उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जे के साथ जो वैल्यूज़ हों उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने कॉज अल्फ़ा को कॉज बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन अल्फ़ा को साइन बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों में सेंटर पे माइनस आ रहा है तो हमने माइनस लगा दी। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जबकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 1.1 डॉट कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। फ्रेंड 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो हम जस्ट ये लिखेंगे कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास फंडामेंटल लॉ है जिसको हमने प्रूव करना था। इट्स मीन कि दिया गया जो लॉ है वो प्रूव हो चुका है कि वेक्टर्स अगर ए और बी हों तो उनके दरमियान जो एंगल्स हैं उनमें ये कॉस का फंडामेंटल लॉ होल्ड होता है। स्टूडेंट, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी। अगर कोई ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी हो तो उसमें ये हमने स्टेटमेंट्स प्रूव करनी है। फर्स्ट है इसका पार्ट बी इज इक्वल टू सी कॉज अल्फ़ा प्लस ए
कॉस सी। हमने इसको प्रूव करना है। सबसे पहले डायग्राम पे देखें, हमारे पास ए बी सी जो है वो एक ट्राइंगल है और इसके जो अंदरूनी एंगल्स हैं वो हमारे पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हैं, जबकि इनकी साइड्स की जो लेंथ है या साइड्स के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो हमारे पास स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी होंगे। लेट द वेक्टर्स ए, बी एंड सी बी अलोंग द साइड्स बी सी, सी ए एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करें तो इसका रिजल्टेंट ज़ीरो होना चाहिए बाय हेड टू टेल रूल। स्टूडेंट, हम हेड टू टेल रूल से जानते हैं कि अगर तीन वेक्टर्स के ज़रिए ट्राइंगल बनाएं तो उनका सम ज़ीरो होना चाहिए। तो हम इन तीनों वेक्टर्स का जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद बी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट ज़ीरो। तो बी डॉट ए एज इट लिखेंगे, बी डॉट बी एज इट, बी डॉट सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट इनकी वैल्यूज़ प्लेस करेंगे यहाँ पे। बी डॉट ए की जगह लिखेंगे बी ए कॉस और एंगल हमारे पास होगा पाई माइनस सी, यानी इन दोनों के दरमियान एंगल जो होगा वो पाई माइनस सी होगा। जबकि बी डॉट बी की जगह लिखेंगे बी स्केयर। हम जानते हैं सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो स्केयर के इक्वल होता है, तो बी डॉट बी हमारे पास बी स्केयर के इक्वल होगा। जबकि बी डॉट सी की जगह लिखेंगे बी सी कॉस पाई माइनस ए, पाई माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम इन्हें मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है, ये देखें पाई माइनस सी, यानी अगर पाई में से किसी एंगल को माइनस किया जाए तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है और कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस होता है। तो स्टूडेंट ये देखें थर्ड लास्ट स्टेप में बी ए के शुरू में माइनस लिखा गया है, ये क्वाड्रेंट की वजह से लिखा गया है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल है और सेकंड में कॉस माइनस होता है, इस वजह से हमने लिखा माइनस बी ए कॉस सी प्लस बी स्केयर। और फिर थर्ड टर्म पे फिर से गौर करें, पाई माइनस ए लिखा था, पाई माइनस ए यानी जो एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में कॉज नेगेटिव होता है, इस वजह से वो माइनस हमने शुरू में लगाई, माइनस बी सी कॉज ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। बी स्केयर जो है वो पॉजिटिव है, वो इसी साइड पे रहेगा, जबकि बाकी दोनों रकमें माइनस की थी वो दूसरी साइड पे शिफ्ट होंगी। तो बनेगा हमारे पास बी स्केयर इज इक्वल टू ए बी कॉस सी प्लस बी सी कॉस ए। यहाँ से हम बी कॉमन लेंगे और लेफ़्ट साइड से काट देंगे एक बी को, तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा बी इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। स्टूडेंट ये हमारे पास है इसका रिजल्टेंट, जो हमने प्रूव करना था वो हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट। हमने प्रूव करना है बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ca कॉस बीटा। हम जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं कोसाइंस लॉ, और कोसाइंस लॉ में हमने बी स्केयर फाइंड करना है। तो बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ca कॉस बीटा। तो हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ शुरू से स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं बाय हेड टू टेल रूल ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। अगर तीनों वेक्टर्स को ऐड करें तो रिजल्टेंट ज़ीरो आता है। तो हमने a प्लस बी प्लस सी को ज़ीरो के इक्वल पुट किया। यहाँ से क्योंकि ऊपर दिए गई स्टेटमेंट में हमने b की वैल्यू निकालनी है तो हम b को अलग करेंगे, बाकी दोनों रकमें दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगी और माइनस को हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास रिजल्ट बनता है b इज़ इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस सी। अब इस रकम का b के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो b डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी डॉट माइनस ए प्लस सी। स्टूडेंट जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो स्टेटमेंट बनेगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी। अब डॉट प्रोडक्ट के साथ राइट हैंड साइड को ओपन करेंगे, ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी। तो a डॉट ए की जगह हमारे पास आंसर आएगा a स्क्वायर, c डॉट सी की जगह आंसर आएगा c स्क्वायर। जबकि सेंटर पे जो हमारे पास दो रकमें हैं a डॉट सी, c डॉट ए, ये दोनों कॉम्यूटेटिव होती हैं, दोनों ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास आंसर आएगा 2ac जी। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बन रही है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2
AC, और AC की जगह हम लिखेंगे 2AC cos पाई माइनस बीटा या पाई माइनस बी। और जब भी हम cos के पाई में से एंगल को माइनस करेंगे तो क्वाड्रेंट आता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो प्लस के 2AC की जगह हम यहाँ लिखेंगे माइनस 2AC cos बीटा। तो फाइनल स्टेटमेंट हमारे पास बनती है बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2AC cos बीटा। ये हमारे पास कोसाइंस लॉ है अगर हमने साइड बी फाइंड करनी हो। स्टूडेंट, दी गई स्टेटमेंट हम प्रूव कर चुके हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 उसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इस तरह हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। होमवर्क है स्टूडेंट आपके लिए, वो नोट कर लें। होमवर्क है क्लास सेकेंड ईयर और मैथ का वेक्टर्स एक्सरसाइज 7.3 सेकंड पार्ट है। आपके लिए होमवर्क में 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 जो रिलेटेड हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है एल्टीट्यूड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सेमी सर्कल से रिलेटेड है, जबकि क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक ये क्वेश्चन है और एक इससे रिलेटेड जो है वो हमारी एग्जांपल है। स्टूडेंट, ये बहुत ही अहम क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर्स के, तो आपने क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो होमवर्क में सॉल्व करना है और इसे अच्छी तरह समझना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।